Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 8th English. ये केंद्रीय विद्यालय लास्ट ईयर सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है आपका. आप 6-7 में पेपर दे चुके हैं, सो पैटर्न से तो आप फेमिलियर होंगे ही, फिर भी मैं बता देती हूँ. सबसे पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें कि आपके दो पैसेजेस आते हैं, एक 8 मार्क का और दूसरा 12 मार्क का होता है, जिसमें 8 के क्वेश्चंस और 4 मार्क आपके ग्रामर पोर्शन के होते हैं. उसके बाद आपका राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन होता है जिसमें आपको कुछ लेटर्स, पैसेजेस, स्टोरीज एंड आर्टिकल्स लिखने होते हैं और कुछ आपका ग्रामर आती है. नेक्स्ट लास्ट लिटरेचर का है जो कि आपके बुक से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. इसमें भी दो पैसेजेस आपके होंगे, एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और एक आपको स्टोरी का, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं नीचे. तो इन 3 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर डिवाइड होता है. किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्योंकि चेंजेबल है. अब जो मैं पूरा आपको पैसेज पढ़ूं और एक एक आंसर आपको बताऊं उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, तो ये मैं नहीं कराती. ऑल्दो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. पैसेज तो फॉर श्योर डिफरेंट ही आने वाला है आपके एग्जाम में. लिटरेचर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखा दूंगी, वो आप क्या प्रिपेयर्ड होंगे ही. बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पता लग जाएंगे. ये पोर्शन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, सेकेंड वाला कि राइटिंग आपको किस तरीके से लेटर्स लिखने होते हैं और ग्रामर कैसे अटेम्प्ट करनी है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपकी क्लास की आए तो यू डोंट मिस दैट. ओके, तो देखिए ये आपका पैसेज है. मोहम्मद रफ़ी बहुत फेमस सिंगर है बॉलीवुड के. आपने कहीं उनके सॉन्ग्स भी सुने होंगे. उनके लाइफ के बारे में कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो पहले आप उसको पढ़ेंगे और फिर नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको सर्च करके आंसर्स देंगे. इसमें ये आपके 8 क्वेश्चंस होंगे. सेकंड पैसेज है आपका, ये एक पैट्रियोटिक पिलग्रिमेज के बारे में, इसको पढ़ लीजिए एंड देन नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर्स दीजिए. इसमें लास्ट के 4 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने होते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका रिपीटेडली स्पीकिंग. इस वर्ड का मीनिंग आपको ढूंढना है और ब्रैकेट में आपको पैसेज दिया रहता है किस पैसेज में इसका मीनिंग है. पैरा 1 में मीनिंग है रिपीटेडली स्पीकिंग. पैरा 1 ये है आपका, बहुत छोटा सा है. ये वर्ड है रीलिंग. रीलिंग मतलब होता है बार बार दोहराना किसी चीज़ को. सेकेंड है जॉइन. पैरा 3 में मिलेगा. जॉइन का मीनिंग होगा आपका जॉइन, आप पॉज करके खुद सर्च करिए फिर मैं बताती हूँ. चलिए कनेक्ट्स होगा, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना. लास्ट नेक्स्ट है एट वंस, इमीडिएटली, और ये मिलेगा आपको पैरा 4 में. तो पैरा 4 में आ जाइए. लास्ट ही वर्ड है ये रहा इंस्टेंटली. इंस्टेंटली मतलब होता है एकदम से. और लास्ट है एंथुजियाज्म, ये मिलेगा पैरा 5 में. ज़ील ये रहा, वर अबाउट दे वर्क विद ज़ील. ओके, एंथुजियाज्म से, जोश से वो काम कर रहे थे. ओके, तो इस तरीके से आपको मीनिंग्स ढूंढने. अब आते हैं राइटिंग एंड ग्रामर के सेक्शन में. सबसे पहले आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 4 days लीव, मेंशन द रीजन एज वेल. अगर ये आता है तो समझ लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लीव एप्लीकेशन आई थिंक आप 2nd क्लास से ही लिखते हुए आ रहे हैं. तो 8th क्लास में भी अगर यही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. वैसे जनरली मैंने ये देखा है लेटर टू प्रिंसिपल ही आता है, लेकिन कई बार सेक्शन चेंज करने के लिए आता है, कई बार आप फीस माफ़ी के लिए आता है, कई बार आप अपने पेरेंट फादर को लेटर लिखिए आस्किंग हिम सम मनी फॉर द ट्रिप, या फिर अंकल को लिखिए थैंक्स करने के लिए. इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर एक पूछ लिया जाता है आपसे. चलिए तो स्टिल ईजी है. थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ. जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ये तो पता होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से. पहले जो आप 2 लिखते थे ये हट गया, 2 से शुरू नहीं करने हैं. आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, P कैपिटल, नीचे अपने स्कूल का नाम, नीचे स्टेट, किस स्टेट में है आपका स्कूल जहाँ पर भी है, और फिर यहाँ पर पिन कोड. उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, डेट लिखिए. डेट में क्या होता है, डेट ऐसे नहीं लिखनी है, डेट 23 जनवरी 2021. डेट आपका फॉर्मेट ये होगा, पहली बार तो डेट मत लिखिए, सीधा यहाँ पर डेट ही लिखनी है आपको, 23 जनवरी 2021. फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए. उसके बाद सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए. ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं आपके, जो आप फॉर्मेलिटी करते हैं किसी को लिखते हैं पर्सन को, उसमें हमेशा आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं. प्रिंसिपल के पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरी एप्लीकेशन वो देखें कि आपने क्या लिखा है. वो आपका सब्जेक्ट देखेंगे और कहेंगे अच्छा लीव चाहिए बच्चे को क्योंकि उसको शादी अटेंड करनी है भाई की, और वो यहाँ पर आपको लीव ग्रांट कर देंगे. ओके, लेकिन जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, अपने अंकल को लेटर लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, किसी को भी, तब उसमें आप सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि एनीवेज आप अपने रिलेटिव को लेटर लिखते हैं तो वो आपका लेटर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इनफैक्ट कई बार पढ़ेंगे. ओके, तो इनफॉर्मल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता और फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट आता है, कंपलसरी है ये. उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन क्योंकि आपको लिखनी है, रीज़न देना है. मान लीजिए मैरिज के लिए आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा. फिर रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे.
इसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, मान लीजिए 8th A कि आप स्टूडेंट हो ऑफ योर स्कूल। ये तो कॉमन है, कोई भी लेटर आप लिखते हैं प्रिंसिपल को ये तो बताएंगे ही पहले कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ आपके स्कूल में। उसके बाद जो भी आपको चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। मान लीजिए आपको सेक्शन चेंज कराना है तो क्यों कराना है उसका रीज़न दीजिए, दैट माय फ्रेंड या फिर माय ब्रदर इज़ इन सेक्शन बी, मेरा जो भाई है वो सेक्शन बी में है। वी यूज़ टू स्टडी टुगेदर सिंस क्लास फर्स्ट, हम फर्स्ट क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं एंड अगर हम साथ में होंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा वो बताइए उनको पहले। उसके बाद आप फिर क्या कराना चाहते हैं वो भी बताइए। सो प्लीज़ चेंज माई सेक्शन, इस तरीके से। तो लीव एप्लीकेशन है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, आप करते ही हैं कि मैं आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि मेरे भाई की शादी है, क्योंकि आप शादी के लिए छुट्टी मांग रहे हैं तो पहले तो रीज़न देंगे, कब है वो डेट बता दीजिए। माय फैमिली इज़ इन नीड ऑफ मी, अब आपको छुट्टी क्यों चाहिए, शादी तो बहन की है तो यहाँ पर आप बताएंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर दोज डेज, उन दिनों में मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। फिर नीचे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, फिर जैसे सेक्शन चेंज कराना है तो काइंडली चेंज माई सेक्शन। फ़ी आप चाहते हैं कि वो आपको कुछ कंसेशन दे तो वो आप लिखेंगे कि कुछ कंसेशन दे दीजिए, यहाँ तक लिख के। उसके बाद लास्ट में एक लाइन, और ये हर फॉर्मल लेटर में ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि 2-4 चीज़ें लेटर में ऐसे याद कर लीजिए जो कि आप हर जगह पुट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको फिर सब्जेक्ट वगैरह से ढूंढ के 2-4 सेंटेंसेस लिखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, बाकी और लेटर में कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा फॉर्मल लेटर में ये ज़रूर लिखना है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट ही कर रहे होंगे किसी ऑफिसर से, हालचाल पूछने के लिए तो नहीं लिख रहे हैं। तो अगर लिखते हैं आप, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो लास्ट में लिखना है कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। इस केस में अगर आपको छुट्टी मिल जाती है तो ऑब्वियसली आप बहुत ऑब्लाइज रहेंगे, शादी अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। नीचे याद रखना थैंकिंग यू लिखना है, कई बार देखा गया बच्चे थैंक यू लिख देते हैं, वो थोड़ा सा सही नहीं है लेटर के फॉर्मेट में। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, इसमें भी बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं आप लोग, या तो योर लिखते हैं योर ओबीडियंटली, दिस इज़ रॉन्ग, या फिर आप लिखते हैं योर, और क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस की ज़्यादा आपको लिखने की थोड़ी हैबिट है तो ये भी बिल्कुल गलत है। कई बार इतना स्ट्रिक्टली टीचर्स इसको देखते हैं कि हाफ मार्क आपका इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स में ही कट जाएगा। तो योर्स ओबीडियंटली, फिर नीचे अपना नाम, और ये बस इतना ही लिखना है। लेटर में कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको चीज़ें नहीं लिखनी है। आपका फॉर्मेट सही है, आपने सभी चीज़ें करेक्ट ऑर्डर में लिखी है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे आते हैं। ऑन योर बर्थडे योर फादर गेव यू अ सरप्राइज गिफ्ट, आपके फादर ने, पेरेंट्स ने आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। गिफ्ट में क्या दिया? अ डिजिटल कैमरा विच यू ऑलवेज ड्रीम टू हैव, एक डिजिटल कैमरा दिया जो हमेशा से आप चाहते थे आपके पास हो। नाउ इट वॉज रियलिटी टू मेक, इट वॉज अ रियलिटी टू मेक यू हैप्पी। ओके, थोड़ी इट रियली मेड यू हैप्पी, इससे आप बहुत सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर जॉय, डायरी एंट्री लिखनी है, ध्यान रखना। फॉर्मेट क्या होता है चलिए दिखा देते हैं आपको एक बार। कुछ भी एज सच चीज़ नहीं लिखनी है, क्योंकि आप जब डायरी लिखते हैं तो वो खुद के लिए लिखते हैं कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी तो आपने वो चीज़ लिख दी ताकि बाद में आप पढ़े तो आपको याद रहे। सिर्फ डेट आप लिखेंगे कि किस तारीख को ये हुआ था, डेट लिख दी आपने जो भी है कि 21/6/2017-18, जब भी आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद सीधा अपनी बात कहना शुरू करेंगे। फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, आई हैड माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था, एंड द बेस्ट गिफ्ट आई रिसीव, और जो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट मिला वॉज फ्रॉम माई मदर एंड फादर, वो मेरे मदर और फादर की तरफ से था। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, मेरे लिए वो एक सरप्राइज था। इट वॉज अ निकॉन कैमरा, ये उन्होंने मुझे कैमरा दिया। इट वॉज रेड इन कलर, रेड कलर का कैमरा था। एंड द केस इन विच इट इज स्टोर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड, जिसमें वो स्टोर था वो केस भी बहुत अच्छा था। द फर्स्ट पिक्चर विच आई क्लिक वॉज ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली की पहली पिक्चर क्लिक की मैंने। आई रिमेंबर दैट माई फादर प्रॉमिस मी टू गेट मी अ ब्रांड न्यू कैमरा, मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कैमरा देंगे। इट रिकॉर्ड्स ऑसम वीडियो, उसमें वीडियो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। आई वॉज सो मच हैप्पी व्हेन आई गॉट द गिफ्ट, मैं बहुत खुश हो गया जब मुझे वो गिफ्ट मिला। आई लव्ड द गिफ्ट अलॉट, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद भी आया। इट वॉज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी ऑन माई 14th बर्थडे, ये मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट था मेरे 14th बर्थडे का, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से बस आपने लिख दिया कि इस दिन ये हुआ और उस दिन मैं बहुत खुश था डायरी में अपनी, दैट्स ऑल। चलिए आगे आते हैं। इसके और में एक आर्टिकल लिखने को दिया हुआ है आपको, इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंट है, पढ़ते बहुत अच्छा है, कोई भी आप में टैलेंट है, लेकिन वैल्यू नहीं है, आपको नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, किससे कैसे बातें करनी है, तो वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें फिर बैक स्टेप में चली जाती है। तो क्या ज़रूरत है वैल्यू एजुकेशन की आजकल, उसके ऊपर आपको उस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखना है। ये एक आर्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉज करके रीड कर लीजिए अपने आप,
बिकॉज अब जो आर्टिकल है वो किसी भी उसमें आ सकता है, कोई इसका एज सच फॉर्मेट है नहीं कि कुछ लाइंस में आपको बता दूं कि ऐसे ही लिखना है आपको। ऊपर टाइटल लिखिए और फिर नीचे शुरू हो जाइए कि क्यों वैल्यू एजुकेशन ज़रूरी है, वैल्यू एजुकेशन होती क्या है। आप भले आप एजुकेटेड है, मान लीजिए आप लिटरेट है, लेकिन लिटरेसी के बाद आप करते क्या है, आपका माइंड किस डायरेक्शन में काम करता है। कोई एक चोर है, उसका भी जो काम है वो भी बहुत दिमाग का काम है, हो सकता है अपने टाइम पे वो बहुत इंटेलिजेंट रहा हो, लेकिन उसको उस तरीके की वैल्यूज़ नहीं मिली कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो किस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रही है, भले ही लोग एजुकेटेड है लेकिन इस तरफ भी जा रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है। लोगों में पेशेंस नहीं है, डिसऑनेस्ट है लोग, तो पेशेंस, डिसऑनेस्टी, टॉलरेंस होनी चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, लव होना चाहिए सभी के लिए। इस तरीके की चीज़ें बच्चों में किस तरीके से हम इम्पार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको इस आंसर में लिखनी है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद एक स्टोरी राइटिंग है आपकी, ये भी आप 6th क्लास से करते हुए ही आ रहे हैं। कुछ आपको हिंट्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी। अब इसमें बिल्कुल एज इट इज़ अगर आप लिखेंगे तो 10 मार्क में ये होगा नहीं, कुछ 1-2 सेंटेंसेज आपको अपनी तरफ से भी स्टोरी में लिखने होते हैं। कहानी क्या है, अ 12-year-old बॉय लिविंग विद पेरेंट्स, पेरेंट के साथ एक 12 साल का लड़का रहता है। पेरेंट्स पुअर है, फादर वर्क इन गैराज में काम करते हैं, मदर एक मेड है, येट दे गिव प्रॉपर एजुकेशन टू द सन, प्रॉपरली एजुकेट करते हैं बच्चे को, टाइम पास होता है, सन बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बन जाता है, ग्रो वेरी रिच एंड फेमस, बहुत रिच और बहुत फेमस हो जाता है, स्टार्ट्स इन हिज ओन फैमिली, अपनी फैमिली स्टार्ट करता है। फादर बिकम्स ओल्ड, लीव जॉब, फादर बूढ़े हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, गेट्स वेरी इल, बहुत बीमार हो जाते हैं, आस्क हिज सन मनी फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए अपने लड़के से पैसे मांगते हैं, क्रूअल रिप्लाई कोई करता है उनका सन, डिनाइज टू हेल्प हिज फादर, को डिनाई करता है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, थ्रोज पुअर पेरेंट्स फ्रॉम हिज हाउस, घर से निकाल देता है। देखिए वैल्यू एजुकेशन की कमी ही है, ये एजुकेशन है लेकिन वैल्यूज़ नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज गोज टू अटेंड अ मीटिंग, कुछ दिनों बाद मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है। मीट 10-year-old गर्ल सेलिंग बलून्स, 10 साल की एक लड़की को बलून बेचते हुए देखता है। ड्यूरिंग डे स्टडीज एट नाइट, जो कि ड्यूरिंग डे, अच्छा दिन में वो देखता है कि बच्चा जो है वो बेच रहा है और रात में पढ़ रहा है। सन फील्स वेरी अशेम्ड, उसको बहुत शेमफुल लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ ना किया होता तो शायद मैं भी कोई ऐसी ही काम आज कर रहा होता। रियलाइज इज मिस्टेक, मिस्टेक उसको रियलाइज होती है। चलिए अच्छी बात है, स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, और फिर आपको मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में लिखनी है। तो इसका आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दीजिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज a 12-year-old boy who was living with his parents. His parents were very poor. The father used to work in garage while the mother works as a maid in 4 to 5 houses, जो भी आप लिखेंगे इस तरीके से। He was very good in studies, so his parents worked very hard day and night, do extra जो है टाइम, so that they can give proper education to the child, to their son. तो इस तरीके से बढ़ा के स्टोरी को 1 पेज का बनाना है आपको, देन यू विल गेट 10 मार्क्स। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, एक लेटर होगा, एक आपका डायरी एंट्री या फिर वैल्यू ऑफ एक आर्टिकल होगा, और उसके बाद एक स्टोरी आएगी। उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से ग्रामर पोर्शन। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग, ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग हुई थी, क्योंकि हैपन की फॉर्म लगानी है, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, तो ये सिंपल पास्ट टेंस से आपका हैपेंड, यहाँ पर ये आएगा, आंसर करेक्ट है आपका। व्हेन अबाउट 25,000 पीपल, जब 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे, टू हेयर देयर लीडर्स, उनके लीडर को सुनने के लिए, सुनने से पहले इकट्ठा हो गए थे, तो हैड असेंबल्ड आएगा यहाँ पर, हैपेंड, हैड असेंबल्ड। द ब्रिटिश जनरल डायर, ये तो आप सब जानते ही होंगे ब्रिटिश जनरल डायर ने क्या किया था, सी यहाँ पर ब्लैंक देना ये भूल गए हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था सभी जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, तो ब्लॉक्ड होगा, सिंपल, ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स एंड डैश सोल्जर्स, और ऑर्डर किया था अपने सोल्जर्स को, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर, टू मतलब टू ओपन करना फायर को, टू ओपन फायर एट द पीसफुल डैश, एट द पीसफुल गैदरिंग, जो कि गैदरिंग थी लोगों की, वो शांति से अपना वो कर रही थी, मतलब स्पीच सुन रही थी, लेकिन उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड एंड वाउंडेड, बहुत सारे लोग मर गए थे। दिस ब्रुटैलिटी मेड द पीपल मोर डिटरमिन्ड टू अचीव देयर गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, से लोग इस इतनी ब्रुटैलिटी से उनको मारा गया था कि लोग और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गए थे कि अब तो हमें इंडिपेंडेंट होना ही है। ओके, तो ये आपका ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और ये हमेशा ही आता है, थोड़ा सा बस इसमें आपको जो किस फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान रखना है कि किस टेंस में कहानी लिखी गई है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, और किस तरीके से आपको उनको एग्जैक्ट जो है जो वर्ड्स हैं वो फिल करने हैं उसमें।
आगे आपका रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ पोस्टमैन, एक रेजिडेंट और पोस्टमैन के बीच में कन्वर्सेशन है। कंप्लीट द डायलॉग्स इन द सुटेबल वे, कंप्लीट करने आपको डायलॉग्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कर देना है नीचे से। ओके, रेजिडेंट कह रहा है सॉरी, जो रहने वाला है उस कॉलोनी का, सर इज देयर एनी लेटर फॉर मी, मेरे लिए कोई लेटर है क्या? पोस्टमैन कहता है यस देयर इज अ रजिस्टर्ड लेटर फॉर यू, आपके लिए एक रजिस्टर्ड लेटर है, तो विल यू प्लीज हैंड इट ओवर टू मी, क्या तुम कृपया मुझे इसको दे दोगे? तो पोस्टमैन कहता है, बहुत ग्लैडली बोलता है, बट यू हैव टू एक्नॉलेज द रिसीट, लेकिन उसके लिए पहले आपको रिसीट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके, अब नीचे ये है, अच्छा ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में हो गया। द रेजिडेंट आस्क्ड, रेजिडेंट पूछता है द पोस्टमैन से, वॉज देयर एनी लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर है? क्योंकि यहाँ पर तो कह रहा था मेरे लिए लेटर है, अब यहाँ पर आप बात बता रहे हैं अपनी, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो पूछता है मेरे लिए कोई लेटर है क्या, आप कहेंगे क्या उसके लिए कोई लेटर है क्या, वो ये पूछता है, तो इसका वॉज हो जाएगा, वॉज देयर एनी लेटर फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट, द पोस्टमैन टोल्ड दैट, पोस्टमैन उसको कहता है यस देयर वॉज अ रजिस्टर्ड लेटर फॉर हिम, कि हाँ उनके लिए एक जो है रजिस्टर्ड लेटर था। द रेजिडेंट आस्क्ड हिम, देखिए सभी पास्ट टेंस में हो रहा है इसलिए हम लोग इसका वॉज बना रहे हैं। उसके बाद रेजिडेंट पूछता है उससे, वुड ही, यू की जगह ही, वुड ही प्लीज हैंड इट ओवर टू हिम, क्या वो प्लीज उसको हैंड ओवर कर देगा? एट दिस, उस पे द पोस्टमैन गेव इट ग्लैडली, पोस्टमैन उसको ग्लैडली दे देता है, बट टोल्ड हिम, लेकिन उसको कहता है दैट ही हैड टू एक्नॉलेज द रिसीट, यानी कि हैव का हैड हो जाएगा। अच्छा वो तो उन्होंने दिया ही हुआ है, वो आपको नहीं करना है, उसको रिसीट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसमें लिखते हैं किसी कन्वर्सेशन को इस स्पीच में, तो जितने भी आपके इज है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सभी की जो है सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट टेंस में आपको भरना है इसको। ओके, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट है, इज एन और डिवाइस, ये भी हमेशा आता ही है एक क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का। अब इसकी आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सेंटेंसेस बस ऐसे ही देख लीजिए, बाकी ग्रामर आपको आपकी अगर अच्छी है तो एनीवेज आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इज एन आर डिवाइस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक, अ कंप्यूटर आएगा क्योंकि अ तो फिर कहीं फिट ही नहीं होगा। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, परफॉर्म इट मिराकल कैन थिंक पीपल, so people can think it perform miracles, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये तो कोई मिराकल करता है। एक्सेप्ट कैन एन इन्फॉर्मेशन इट स्टोर, इट कैन एक्सेप्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। ऑपरेशन परफॉर्म एंड लॉजिकल कैन मैथमेटिकल, इट कैन परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यस ये सही रहेगा 4th, 5th, 6th। ओके, तो इस तरीके से आपके जंबल वर्ड्स हैं, जंबल सेंटेंस हैं, जिसमें वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया, आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब आते हैं, ये 30 मार्क का आपका सेक्शन था। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे जो आपका लिटरेचर है। इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, तो इसको आप पढ़ेंगे, आपकी बुक का ही होगा ये। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक सिली बेवकूफ़ सा यंग छोटा क्रिकेट था जो कि मतलब गाने का बहुत शौक था एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद इसके बेसिस पर नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, फिर एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और एक इसके ऑप्शन में है, एंड देन यहाँ पर आपके जो 2 बुक्स हैं, हनी ड्यू एंड इट सो हैपेंड, उससे क्वेश्चंस दिए हुए। कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, 5 आपको दिए हुए हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लो कि कितना आप लिखेंगे। अभी देख लीजिए पॉज करके कि क्वेश्चंस क्या और आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट ही है जो दिए हुए हैं। उसके बाद ये है आपके क्वेश्चंस, इसमें से कोई आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट, इसमें ऑप्शन नहीं है, सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं, चारों ही 4 क्वेश्चंस ये है, और लास्ट में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस हैं आपके 2। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर पॉज कर देती हूँ, देख लीजिए क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। होपफुली थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी आपकी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। So thank you so much for watching and all the very best for your exams.